ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ? ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ किसानों का भला हो सके ਤਾਂ बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੰਗਾਂ? बिल्कुल रख सकते थे। बजट में कहीं पर भी एग्रीकल्चर का कोई जिक्र भी नहीं है। अगर ये इतना ही भला चाहने वाले थे, बजट तो अभी ताजा आया है, कहीं पर एग्रीकल्चर का कोई जिक्र है? बस डायमंड सस्ता कर दिया, सोना कर दिया। क्या डायमंड पहन के खेती करेगा क्या किसान? डायमंड पहनने की औकात अगर होती हमारी, अब जो पहले रेट होता था, आप 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था, 3 कुंटल गेहूं की 1 तोला सोना के बराबर कीमत कर दो। हमें जरूरत ही नहीं कहीं पे आंदोलन करने की। और ये जो बोल रहे हैं ना कर्ज माफ, इनको पता है किसान फिर आएंगे, आंदोलन फिर होगा। और वो आंदोलन इसीलिए होगा, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद और खरीद का गारंटी कानून बनना चाहिए। इसलिए अब ये जानबूझ कर पंजाब में तो मैनिफेस्टो में ये लेकर आगे हम कर्ज माफ करेंगे, उत्तर प्रदेश में मैनिफेस्टो में लेकर आगे कि बिजली खरीदेंगे। और हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली 5 साल तक उत्तर प्रदेश में मिली है, सबसे महंगी हिंदुस्तान की बिजली। और ये आप ये बोल रहे हैं हम फ्री बिजली दे देंगे। तो ये जो आप लेके आते हैं ना, लॉलीटॉप पॉप टाइप लेके आते हैं भाई, लोगों को बहकाना और जुमले फेंकना, वो जुमले हैं, इनका मैनिफेस्टो नहीं है, जुमले। ये अपने पिछले दोनों मैनिफेस्टो एक बार उठा के पढ़ के दिखा दो बीजेपी सरकार, अगर उनमें से 2 काम भी हुए हो तो बता देना। तो इनका मैनिफेस्टो ये सब बेकार है, बेफजूल है। यही समझाने के लिए 13 महीने तक आंदोलन किया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। घूम के आए हैं हम, गाँव में भी घूम के आए, शहरों में भी घूम के आए हैं। जो ये गोदी मीडिया दिखा रही है ना, 150 पौने 200 सीट दिखा रही है बीजेपी की। मैं ये कह रहा हूँ गारंटी, अगर 100 सीटों से भी ऊपर चली जाए ना बीजेपी, 100 सीट भी लेगी, 3 अंकों का आंकड़ा पकड़ ही नहीं सकती बीजेपी। उत्तर प्रदेश में वन साइड सरकार बनेगी गठबंधन की। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लहर चली थी जयंत चौधरी की, वो लहर एक ऐसी लहर चली, आज उस उनके दादाजी थे जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, देश के प्रधानमंत्री रहे, चरण सिंह हमेशा किसानों के लिए किया। उनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह साहब, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जितना किसानों के लिए किया ना, शायद ही आज तक किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने किया हो। उन्होंने केंद्र में रहते हुए, उनके अंदर इतनी पावर थी, एक बार सरकार विदेश से चीनी मंगवा रही थी, समुद्र के अंदर से जहाज को उल्टा करवा दिया था, इतनी पावर रखते थे चौधरी अजीत सिंह साहब। और वो पावर किस लिए थी? उन्होंने किसानों के लिए अपनी राजनीति को दांव पे लगा दिया था। उन्होंने बोला था जितने भी किसान हैं, जो मिल शुगर मिल होता है ना, शुगर मिल के लाइसेंस ले लो। जब तुम्हारे खुद के मिल होंगे, तुम्हारे खुद के हाथ में पावर होगी, तो उस समय पे तो किसानों ने सोचा नहीं चौधरी साहब बैठे, हमारा काम चल जाएगा। अब जब चौधरी साहब चले गए हैं, तब उत्तर प्रदेश की जनता की आंखें खुली है कि हम तो बर्बाद होने जा रहे हैं। गन्ने की पेमेंट ये बोलते हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, पिछले साल की पेमेंट अभी तक नहीं हुई, लाखों करोड़ों रुपए पिछले साल का। अगर पेमेंट करे तो ब्याज के साथ पेमेंट करो ना। फिर उनकी समय पे अगर पैसा मिलता है तो पैसे की कीमत होती वीर जी, अगर समय के बाद मिलता तो एक कागज का टुकड़ा है। अगर आपको जरूरत है 100 रुपए की और आपके जेब में 50 है, तो आपको 50 रुपए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास 50,000 भी आ जाएंगे ना, वो कोई मायने नहीं रखते। यही बात है, गन्ने की पेमेंट अगर समय पे होती है, किसान आड़ती भी होते हैं, छुलवाई वाले भी होते हैं, ढुलवाई वाले भी होते हैं, उनका पैसा भी देना, उनको तो नगद देना है। जो मजदूर है उनको तो नगद मजदूरी दी जाएगी। फिर किसान तो कर्जे में बैठ गया और कर्ज पर ब्याज लगता रहेगा। पैसा ब्याज ब्याज देगी नहीं गवर्नमेंट, पैसा देगी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कोई फायदा है उस चीज का? यही चीज बार बार समझाने के लिए हम भी गए थे उत्तर प्रदेश में, और किसान नेता भी जा रहे हैं, वो समझा रहे हैं लोगों को कि अब की बार, हाँ, उत्तर प्रदेश में अब की बार ये क्लियर स्पष्ट तस्वीर हो चुकी है, गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन की सरकार आऊगी। देखो तुसी हालातां दा जिक्र किया कि कोई छोटे व्यापारी सी, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ भी दुखी ने। बिल्कुल, एक तरफ कल न्यूज चल रही है एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी, दूसरी तरफ एक छोटा व्यापारी वो सुसाइड कर रहा है नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कि हमारे को छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। एक बड़ा व्यापारी एशिया का सबसे नंबर 1, छोटा व्यापारी जहर खा रहा है
लाइव आके ये कदम बंदा तब उठाता वीर जी जब चारों तरफ से फंस जाता है और उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। सबको जिंदगी प्यारी होती है, क्या उसको अपने बच्चे प्यारे नहीं थे, अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी? उन्होंने जिंदगी भर मोदी मोदी किया, उनके रिश्तेदारों ने भी समझाया था कि बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो वो हो चुके, और भी छोटे व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन कोई बोल सकता है, कोई बोल नहीं पाता। ये दबाते हैं लोगों को, जबरदस्ती करते हैं लोगों के साथ, ये सब ने देख चुके हैं। ये तानाशाही टाइप की सरकार है। जब तक पूरे देश से बीजेपी को नहीं भगाया जाएगा ना, तब तक इस देश का उद्धार हो ही नहीं सकता वीर जी। यूपी ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, यूपी ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? यूपी की सियासत में सबसे पहले तो आज तक यूपी में जितने बार भी सियासत हुई थी, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ये चलता था, जिन्ना अब्बा ये चलता था यूपी के अंदर। लेकिन जैसे इन्होंने जिन्ना जिन्ना शुरू किया यूपी के अंदर बीजेपी ने, तो इन लोगों ने गन्ना गन्ना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान का टॉपिक लेके आए, तो वो थे किसानों का टॉपिक लेके आगे। इनका अब की बार जो ये प्रोपगंडा एक बनाते हैं ना, एक भी प्रोपगंडा यूपी में चलने ही नहीं पाया। इनका हर प्रोपगंडा फेल हो गया, और वो फेल हुआ किसान आंदोलन के कारण। लोगों की जो मृत आत्मा थी ना, वो आत्मा जगी है अब की बार। लोगों को अब समझ में आने लगा है कि तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकती बीजेपी। बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है। ये वायदे इतने बड़े बड़े करते हैं जिसकी समझ लोगों को बस ये लगता पता नहीं क्या क्या। आज तक किसी खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? किसी ने देखी 100 स्मार्ट सिटी बन गई हो कहीं पे? बुलेट ट्रेन कहीं पे चली आज तक? इनके अगर वायदों को गिनवाने लगे तो शायद हो सकता है अपना इंटरव्यू लगातार 5-6 दिन तक चलता रहेगा। वायदे इतने बड़े बड़े। एक तरफ तो ये कर रहा है, पंजाब में आ रहा है, और कौन से स्टेट में जाकर उन खेतों में जाकर चने तोड़ के खा रहा है प्रधानमंत्री साहब। क्या आ गया क्या दोबारा पंजाब में? पंजाब की जनता तो बुला रही, आओ तो सही बीच में महाराज, एक बार बताओ तो 13 महीने हम बॉर्डर पर बैठे रहे थे, आप तब क्यों नहीं आए मिलने के लिए? अभी इनकी समझ में। आपने एक चीज और नोट की है, अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ही पंजाब में आए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। हाँ, जनता तैयार बैठी है, आओ तो सही। बदनाम तो बहुत कर दिया पंजाब को, इसका जवाब पंजाब की जनता ही देगी। पंजाब ये नहीं कहते देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सभी के लिए सम्मानीय है, एक प्रधानमंत्री पद सम्मान का पद होता है। लेकिन अगर पंजाब में आना है ना, तो ये ध्यान रखना सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार झूठ सुनेगी नहीं पंजाब की जनता। और पंजाब की जनता तैयार बैठी है। किसको नहीं पता है, इन्होंने पंजाब को इतना बदनाम करने की सोची थी, बिल्कुल अलग थलग कर दिया था इन्होंने पंजाब को और सिखों को। जो ये बदनाम किया है ना, ये सबको पता वीर जी, और इस चीज का जवाब लेगी पंजाब की जनता, हमारे को पूरा यकीन है। जनता तैयार बैठी है। उस समय भी जनता तैयार बैठी थी, कोई रोड के ऊपर नहीं बैठा था जब प्रधानमंत्री साहब आए थे, कोई किसान रोड के ऊपर नहीं बैठा था, रोड के साइड में बैठे थे। वो तो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री एक बार आए। 13 महीने हम दिल्ली बॉर्डर पर बैठ कर आगे, अभी पंजाब में बैठ के इंतजार कर रहे, एक बार आओ तो सही। वो जवाब भी तो लेने हैं कि ऐसी क्या गलती कर दी हमने कि आप एक बार मिलने के लिए नहीं आए हमारे से। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਕਾਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ये बोल रहे हैं कि किसानों को अलग बजट की कोई जरूरत नहीं है। तो जो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का, व्यापारियों का 2, 2.5, 3 लाख करोड़ रुपया ब्याज का माफ किया गया था, उनके लिए अलग कानून कैसे आ गया? जो पूरे देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, जब उनकी कर्ज माफी की बारी आती है तो उनको अलग से कानून की जरूरत नहीं है। जब 750 किसानों के अपने 750 साथियों ने शहादत दी थी, जब उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया था कि 750 किसान शहीद हो गए, तो प्रधानमंत्री जी का क्या जवाब था? क्या मेरे लिए शहीद हुए हैं? मतलब कि जो इनके लिए शहीद होगा, मरेगा, तो उसके लिए करेंगे ये, यही कहना चाहते थे प्रधानमंत्री साहब। जो 750 साथी हमारे शहीद हुए, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी? किसी क्रिकेटर का कोई कुत्ता मर जाए तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं मेरे को बहुत दुख हुआ, और 750 किसान शहादत दे गए अपनी, उनका अभी तक इनको कोई दुख नहीं हुआ। क्या आज तक भी एक भी शब्द इन्होंने बोला है? यही से अंदाजा लगा लो कितना प्यार करते हैं किसानों से।
ये किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। उससे पहले ये जो असली बर्बाद करना चाहते हैं ना, जो एक मार्शल कौम बोलते हैं हमारे हरियाणा में, आपको पता नहीं क्या बोलते हैं, मार्शल कौम होती है, जैसे सिख हो गए, सरदार हो गए, अपना जाट हो गए हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जाट हो गए, मूल्य जट हो गए, इनको मार्शल कौम बोला जाता है। और पहली बार ये मार्शल कौम एक साथ खड़ी होगी थी। इनको समझ में नहीं आया था क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऊपर से जो डिमांड है संयुक्त पंजाब की, कि भाई संयुक्त पंजाब अलग कर दो। अगर इतनी ही समस्या है इनको हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, जो संयुक्त पंजाब था एक बार अलग कर दो। एक बार ये करो तो सही। ये बोल रहे हैं हम चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे, चंडीगढ़ अपने पास रखो, संयुक्त पंजाब एक कर दो। प्रधानमंत्री साहब से हमारी भी रिक्वेस्ट है और पंजाब की जनता की भी यही रिक्वेस्ट है। आप वीर जी सर्वे करवा के देख लेना, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर संयुक्त पंजाब एक साथ था सभी, कि संयुक्त पंजाब एक कर दिया जाए। भाई अलग सरकार बना लेंगे अपनी, अलग से सब कुछ हर चीज खड़ी कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है जो चीज खड़ी कर लेंगे, लेकिन हमारे को अलग कर दो। अगर इनको हमारे से इतनी दिक्कत है, उतनी दिक्कत हमारे को इनसे है। जब हमारे 750 साथी शहीद हो रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब एक शब्द नहीं बोल रहे, क्या हम समझते नहीं? ऊपर से कैलेंडर जो छपते हैं उनमें से हमारे जो बुजुर्ग होते थे उनका, शहीदों का अपमान किया जा रहा है, उनके फोटोओं को हटाया जा रहा है और खुद के फोटो लगाए जा रहे हैं। हम क्या समझ नहीं रहे इन बातों को? ये करना क्या चाह रहे हैं? इन लोगों ने संविधान तक चेंज कर दिया है। जो हमारे शहीद बुजुर्ग हुए हैं उनका नाम मिटाना चाहते हैं ये। क्या इस चीज को हम नहीं समझ रहे? जनता सब समझ रही है वीर जी, और समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹਾਂ। वे ये खैर खवा है देशवासियों के। चलो लॉकडाउन लग गया, तब रोड पे चलते चलते मजदूर मर गए, कोई जवाब है इनके पास। बिना सोचे समझे नोटबंदी कर दी, कोई जवाब है इनके पास। गंगा में तैरती हुई लाशें क्या दिखाई नहीं दी? पूरी दुनिया ने देखा कितनी लाशें मिली थी गंगा के अंदर। पुलवामा जो हमला हुआ था उसका कोई जवाब है इनके पास? कालूचक में जो अटैक हुआ था कोई जवाब है? कारगिल की लड़ाई किसके समय पे हुई थी? कोई जवाब है? अभी यहाँ पे हुआ कोई जवाब? इनके गलवान घाटी का कोई जवाब है? इनके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है। हाँ, इनके पास एक चीज का जवाब है, आपस में हमारे को धर्मों में, जातियों में बांट देंगे, हमारे को आपस में भाई को भाई से लड़वा देंगे। ये काम आता है इनको, बाकी कुछ भी नहीं आता। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर जी। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।